जो अलग अलग सेक्टर से आते हैं। आप बताइए कि मार्केट में जो शुरुआती बढ़त है उसको कैसे देखते हैं और इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, वो बहुत ही पॉजिटिव है और अपने ग्रोथ स्टोरी को बता रहा है। और गवर्नमेंट बहुत ही कमिटेड दिख रही है कि हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़े, हर सेक्टर को, फार्मा को, हेल्थ केयर को, आईटी को, जो हमारी साइनिंग सेक्टर्स हैं उसमें कैसे वो बूस्ट ला सकें और रोजगार उसके साथ में जुड़े। यानी इकोनॉमिक सर्वे में जो है उससे उम्मीदें बनी है, जैसा अभिषेक बता रहे हैं। जनक हमारे साथ है अहमदाबाद से। जनक, वहां पर क्या मूड है? कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, आज वित्त मंत्री के पिटारे से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीदें तो सबको बहुत है, लेकिन ये एक चैलेंजिंग बजट है क्योंकि इस समय आरोग्य और अर्थतंत्र दोनों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री को अपने पैकेजेस को खोलने रहेंगे। हालांकि हमें लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल पेमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, इन सब को ध्यान में रखते हुए, वोकल फॉर लोकल, इन सब को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ नए पैकेजेस तो हमें देगी ही सरकार। बिल्कुल सर, आपसे उम्मीद तो फटाफट जाना चाहेंगे क्या है ये जैसा जनक बात कर रहे थे और सुना हमने कि चुनौतियां जो हैं वो बहुत हैं। चुनौतियां इसलिए क्योंकि एक ऐसा बजट है जिसमें सरकार को खर्च करना है कई क्षेत्रों में, लेकिन वो पैसा कहां से आएगा। बजट सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि साल 2020 में एक नहीं बल्कि अलग अलग पैकेज के रूप में 4-5 मिनी बजट देने पड़े। उनका कहना था कि साल 2020 में मिनी बजट का एक तरह से सिलसिला चलता रहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बजट को भी उसी सिलसिले में देखा जाएगा। साफ है कि कोरोना के दौरान वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था को छोटे छोटे बूस्टर देने पड़े, लेकिन फिर भी चुनौतियां कम नहीं हुई। अब से कुछ देर बाद जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, उस वक्त भी इन्हीं चुनौतियों की बात होगी। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से बेहाल अर्थव्यवस्था को ठीक करने की, बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाने की भी चुनौती है, रोजगार के नए अवसर भी पैदा करना है, इन सब के बीच महंगाई दर को भी काबू में रखना है, बाजार में मांग बढ़े, लोगों की जेब में पैसे हों, उनकी आय बढ़े, इसका इंतजाम करना है, छोटे और मध्यम उद्योगों को सहारा देना है, निवेश को बढ़ावा देने के नए तरीके खोजने हैं, किसानों की आय दुगनी करनी है, बैंकों के बढ़ते एनपीए पर काबू करना है, और अंतिम और बड़ी बात यह कि कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च भी बढ़ाना है। टीकाकरण कार्यक्रम के लिए बड़ी रकम अलग से रखनी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि कोरोना की वजह से पैदा हुई चुनौतियों के इस पहाड़ से कैसे निपटेगी सरकार, वो देखना है इस बजट में। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से। मोहसिन साहब, अभी इतना सब कुछ तो करना है, पैसे कहां से आएंगे? देखिए, हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, खास करके आदरणीय मोदी जी का, जिस तरह से हम देख रहे हैं, सारे एक्सपर्ट्स के जो भी अभी आपने दिखाए, सभी के जो वक्तव्य में देख रहा था, सभी लोगों के बातों में साफ निकल कर आ रहा है कि ये एक 130 करोड़ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ऐसा बजट होगा 2021 का। क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में आपने तमाम सी बातें उठाई, सभी विशेषज्ञ उठा रहे थे, तमाम बातें उन्होंने उठाई, उसके बाद भी आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से 2020 में छोटे छोटे पैकेजेस दिए थे अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए, क्योंकि पूरा दुनिया ने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए थे। नहीं, लेकिन पैसा आएगा कहां से? नहीं, सवाल यह ना कि पैसा आएगा कहां से? नहीं, बिल्कुल भी आपने जो सवाल किया पैसा आएगा कहां से, तो थोड़ी देर के बाद हम सब देखेंगे कि देश के लिए जो बजट आ रहा है वो उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ बजट, उम्मीदों का बजट, देश की 130 करोड़ जनता की उम्मीदों का बजट। हर सेक्टर को कुछ ना कुछ आपको मिलता दिखाई देगा, क्योंकि हमारे जो लोग लगे हुए थे, खास करके निर्मला जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ में तय किया है। आप करेंगे हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिलेगा। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, ये बताइए, हर सेक्टर को अगर सब कुछ देना है और जैसा आप भी कह रहे हैं कि हर सेक्टर को मिलना चाहिए, तो आना कहां से चाहिए पैसा? कहीं से तो आना चाहिए ना, कहीं से तो आएगा ना पैसा। किशोर भाई, आप तो बड़े सुरेंद्र जी, जिस तरीके सुरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं थोड़ी देर में आपके पास आने की कोशिश करूंगा जब शायद ये लिंक ठीक हो। डीएम पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, पैसा आना कहां से चाहिए?
देखिए किशोर जी, सब लोगों को पैकेज चाहिए, सारे सेक्टर्स को पैकेज चाहिए और सारे तरफ एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है लोगों में। और जैसा कि स्टॉक मार्केट में दिखा रहा है, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। एक सोर्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग, रियल एस्टेट है, वहां गवर्नमेंट को पीपीपी मॉडल पे काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पैसे के साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, जो हमारी सरकार पिछले कई वर्षों से लेके आ रही है, उसमें हमारा पूरा रिकवर नहीं हो रहा है पैसा। दैट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट को हमको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट को वहां से स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू प्राप्त हो। सारा पैसा टैक्स से आए और तब गवर्नमेंट पैकेज अनाउंस करेगी, ये संभव नहीं है। इसलिए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस पे गवर्नमेंट को टैक्स जो आप भी वही बात करें कि टैक्स जो है उसको अब और कितना बढ़ाया जा सकता है। अब तो टैक्स के अलावा दूसरे सोर्सेस को देखना होगा। जी अश्विनी जी। लिमिट है टैक्स के रेवेन्यू की। अल्टीमेटली सिटीजन इज आल्सो अफेक्टेड। हर एक किसी को कोरोना की मार से मार पड़ रही है तो टैक्स तो बिल्कुल बढ़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि अगर रिलैक्सेशन दे सकते हो दीजिए। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जैसे कि वो उन्होंने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, पीपीपी मॉडल्स हो सकते हैं, जहां जहां आप सरकार किसी के साथ जुड़ सकती है वहां से रेवेन्यू मूव अप कर सकती है, और कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज हो सकते हैं। समबडी वाज सेइंग कि एक्स्ट्रा प्रिंटिंग ऑफ मनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा प्रिंटिंग ऑफ मनी तो वो तो क्या नोट छाप दीजिए तो इन्फ्लेशन ही बढ़ना है। अब वो जैसे भी उसको किस तरह से बैलेंस करना है, समावेश करना है, लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ टैक्स शुड नॉट बी देयर। देखिए चैलेंज तो सबके लिए है ना बराबर, सिटीजन के लिए भी चैलेंज है। कोरोना की मार उसके ऊपर भी पड़ी है, टैक्स आप उसके ऊपर डालोगे। देवेंद्र शर्मा जी, आप इसमें कहां स्टैंड करते हैं? टैक्स के अलावा कैसे रेवेन्यू बढ़ाएंगे? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट होती है जब हम कहते हैं कि एक तरफ तो स्टॉक मार्केट बूम कर रही है और एक तरफ दुनिया में और भारत में इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। ये दोनों का डिस्कनेक्ट हमारे सामने है। उसके बावजूद भी हम ये मान के चलते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट बूम कर रही है तो इट्स ए गुड इंडिकेटर। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी इकोनॉमिक थॉट है जो ये नहीं आज तक ये क्लियर नहीं कर पाई कि जो स्टॉक मार्केट है इट इज़ नो इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री और ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब। दुनिया भर में स्टॉक मार्केट बूम कर रही है, लेकिन इकोनॉमी सब कंट्रीज की जो है वो ध्वस्त है आज तो, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन दोनों के अंदर जो हम ये गैप मान के चलते हैं कि वो एक इंडिकेटर है, वो सॉरी दैट इज नॉट ए इंडिकेटर। इनफैक्ट उसको हमें समझना पड़ेगा कि क्या कारण है कि ये बूम कर रहा। अब आपने कहा कि जो सरप्लस मनी जनरेट अगर हमें करनी है इंडिया में, किसी ने कहा ये बात, अब अमेरिका और यूरोप में जो सरप्लस मनी या नोट पे नोट छापते हैं उसके करके हमारी स्टॉक मार्केट बूम करती है। मैंने कहीं चर्चा में ये बात देखी नहीं। क्यों नहीं देखते हम इस बात को कि हमारी जो स्टॉक मार्केट बूम हो रही है दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ द रियलिटीज ऑफ द कंट्री। एक बात तो ये हमें समझनी है। दूसरी बात ये है किशोर जी कि हम ये देखें कि हमने अब 2009 से एक इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया था कॉर्पोरेट को 1.80 लाख करोड़ का, जो एक साल में वापस हो जाना चाहिए था, ये खत्म हो जाना चाहिए था। वो आज तक चल रहा है। नोबडी हैज क्वेश्चन कि वो क्यों चल रहा है 1,80,000 करोड़ रुपए का। उसके अलावा आप एनपीएस देखें जो है वहां पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको हमें लिमिट करने की जरूरत है। क्या बात है कि भाई हर बार एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी का बर्डन तो सारा उसके करके है, और अगर वो पैसा उपलब्ध हो तो आप देखिए हमारी इकोनॉमी जो है किस तरीके से दौड़ेगी। तो ये जो हमारा डिस्कनेक्ट है या जो हम आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जो स्टिमुलस दिया गया था 2008 के क्राइसिस के बाद वही विड्रॉ कर लें तो उसी से काफी पैसा मॉप अप हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर। दूसरा भी देखिए कि पिछले साल सितंबर में एक और स्टिमुलस दिया गया है कॉर्पोरेट को 1.45 लाख करोड़ का, वो भी हर साल चलेगा। अब 1.4 लाख करोड़ रुपए से कहा गया था डिमांड जनरेट होगी, वो तो हुई नहीं, तो क्या हम उसको बंद नहीं कर सकते? क्या यही हम 1.45 लाख करोड़ किसान निधि के माध्यम से किसानों को हम कम से कम 6,000 जो मिलता है साल में 18,000 वो हो जाएगा। किसान भी है जो आपने कहा। मनोज हमारे साथ है, हमारे साथी वो किसानों के साथ खड़े हैं कुछ। मनोज, किसान क्या चाह रहे हैं? हम किसानों से सीधे बात करते हैं। आप ज्वाला प्रसाद जी हैं, आप जो कह रहे थे थोड़ा सा खेत की तरफ आइए। ये जो आप बता रहे थे कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आप नए बजट से? भाई रही मन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। तो छोटे कोई नहीं पूछ रहा। बड़े क्या चाह रहे हैं बजट में? बजट में ये चाह रहा है कि हमें रेट अच्छे मिले गेहूं के, लहसुन के, सोयाबीन के, चना के, इनके सबके रेट मिले। भाई सरकार तो डेट दे वहाँ से के 1975 रुपया कुंटल पे क्या वो, लेकिन बनिया 1400 रुपया लें, 1200 लें, तो वो कम से कम एक सब बराबर होना चाहिए। आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे। हमें पहली बार किसानों को माननीय मोदी जी ने मान लो जो दिया है
उससे किसान आज के डेट में बहुत संतुष्ट है। और आगे किसानों की ये है कि मान लो जैसे गेहूं के दाम, जो बीएसपी और ये किसान आंदोलन करे वो फर्जी किसान, मगर गेहूं के रेट बढ़ाए जाएं और जो माप जो डीजल का या और चीज़ों का, जो गैस सिलेंडर या और भी चीज़ें जो बढ़े हैं, उस हिसाब से गेहूं का रेट नहीं बढ़ा गया है। तो हम ये चाहते हैं कि फसल की कीमत, हमें अच्छी फसल की कीमत मिले। जिस अनुपात में बाजार बढ़ रहा है उसी अनुपात में आपकी फसल की आपको कीमत मिले जी। लेकिन अब सवाल ये मोहसिन साहब, जैसा किसान भी यही बोल रहे हैं, देवेंद्र शर्मा जी भी कह रहे हैं कि भाई ये जो स्टिमुलस दिए गए कॉर्पोरेट्स को दिए गए, वो क्या वो विड्रॉ करने चाहिए? क्योंकि कहीं से तो पैसा लाना चाहिए ना। टैक्स कितना बढ़ाया जाएगा? किशोर, देखिए, सभी को उम्मीद होती है और जब एक अच्छी सरकार चल रही होती है और एक ईमानदार प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे सशक्त नेता आपका प्रधानमंत्री हो, तो सबकी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। और मुझे लगता है कि बजट आएगा, अभी 1 घंटे के बाद सारी चीजें साफ होंगी और हमें उम्मीद है कि जो हमारे किसान भाई कह रहे थे, सभी सेक्टर की मैंने बात की है और खास करके जो मिडिल क्लास वर्ग है उसको लेकर, क्योंकि आपने देखा कि अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट हुई कोरोना के दौरान। हमने अपने देश को आदरणीय प्रधानमंत्री ने जैसे संभाल दिया है, दुनिया में मिसाल बन गई। तो आज जो बजट आ रहा है, आप मानकर चलिए किशोर कि हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई भी खुश होंगे, हमारे नौजवान भी खुश होंगे, हमारी महिलाएं भी खुश होंगी, सभी लोग, और चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सभी लोग खुश होंगे, क्योंकि बजट अपने आप में बहुत ही सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। कहीं से तो पैसा जुटाना होगा। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए। राजपूत जी, पिछली बार आपका लिंक टूट गया था, ये बताइए, पैसा जुटाना, जो आपकी नजर में पैसा कहीं से तो जुटाना होगा ना, कहां से जुटाया जाए? देवेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं आपकी सरकार के टाइम जो कॉर्पोरेट स्टिमुलस दिया गया था वो अब बंद होना चाहिए। जिस तरीके से 350 से 450% तक डीजल पर और पेट्रोल पर आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, वो पैसा कहां गया? वो 20 से 25 लाख करोड़ है, उसी को दे दीजिए। उसके बाद आप जो कॉर्पोरेट को आप जो टैक्स पे रिबेट देते हैं या एमपी आप लगातार जो बढ़ा रहे हैं, अगर उसको आप ठीक तरीके से करें तो वो पैसा आप दे दीजिए। आपको तय करना होगा कि आप 5 उद्योगपतियों के लिए बजट ला रहे हैं या 130 करोड़ जनता, मजदूर, किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए। तो आप क्या कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन के रेट्स बढ़ने चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कॉर्पोरेट टैक्सेशन के रेट आप घटाइए मत, जो है उससे आप रिकवरी अच्छी कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप स्पेंडिंग के लिए मजदूर को, किसान को के जेब में डायरेक्ट पैसा दीजिए, उससे कॉर्पोरेट को ही फायदा होगा, क्योंकि उसका नहीं, सवाल ये ना कि डायरेक्ट पैसा हो या कैसे भी पैसा हो, इन्वेस्टमेंट का पैसा हो, आना तो है ना कहीं से, आना तो है ना कहीं से। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा किशोर भाई, आप तो मशहूर होता है। आप एक चीज देखिए ना कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 50,000 से ऊपर जा रहा है, तो पैसा तो आ ही रहा है, दुनिया भर से पैसा आया है आपके पास, वो पैसा गया कहां? अगर आपके पास वो पैसा नहीं है तो आप सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि हम भूखे हैं, हम नंगे हैं। किस तरीके, प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था नहीं लॉजिक मैं आप, अरे सर राजपूत जी थोड़ा तो लॉजिक से बात करिए ना, कि मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई जब बजट में जो खर्चा है वो आएगा कहां से, वो आपकी नजर में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? मैं लॉजिकल बात ही कर रहा हूं किशोर भाई। 2014 में जहां 100% के आसपास एक्साइज ड्यूटी थी, आज 450% है। 350 से 450% के हिसाब में 25 लाख करोड़ गया कहां? वो पैसा तो है ना आपके पास। यही तो आप पारदर्शी नीति से आपने 40% तथाकथित भ्रष्टाचार। तो आप क्या कह रहे हैं कि पैसा पड़ा हुआ है और जुटाने की जरूरत ही नहीं है? ये मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है, और भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। अच्छा, एक मिनट, ये व्यापारी जिन पे हमेशा बोझ आता है ये जुटाने का किसी भी तरह के टैक्स से, उनकी क्या राय है? जनक दवे हमारे साथ अहमदाबाद से हैं। जनक, देखिए पैसा जुटाना पड़ेगा, मुश्किल साल है, पैसा कहां से जुटाया जाए, कैसे जुटाया जाए, क्या कह रहे हैं व्यापारी? सर बिल्कुल, व्यापारी हैं हमारे साथ। सर आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से बिजनेस चलता है आपका खास तौर पे, और क्या उम्मीद है अभी बजट? सर हमें इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि हम लोग 9 महीने से छोटे व्यापारी है, धंधा हमारा भी बिल्कुल ठप हो चुका है। अभी वैक्सीन आ चुकी है तो हमें भी टिकने के लिए अगर कोई बूस्टर देते हैं तो हम लोग टिक जाएंगे, नहीं तो बेरोजगारी में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा।
प्रॉब्लम आ जाएगा बहुत। सर आप भी टेक्सटाइल से जुड़े हैं, आप क्या उम्मीद? मैं श्री पांचकुआ कापड़ महाजन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरी अपेक्षा है कि भाई जो भी छोटे व्यापारी है उनको गवर्नमेंट पिछले 3 साल के रिटर्न देख के और उसके ऊपर 7% के आसपास की इंटरेस्ट की ईयरली लोन देवे तो व्यापारी उनके पैसे इन्वेस्ट कर सकेगा और उसका बिजनेस और बढ़ेगा। लोन की उम्मीद है, आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे क्या उम्मीद लगाए हैं? उम्मीद यही लगाए है कि जब कंज्यूमर के पास पैसा आएगा तब जाके बाजार में वो इकोनॉमी रिवाइवल होगी। जब तक बाजार में पैसा नहीं आएगा तब तक इकोनॉमी रिवाइवल होने का कोई चांसेस नहीं है। इसलिए सरकार को छोटे छोटे अपर मिडिल वाले को कुछ कैश पेमेंट का मतलब कि कैश का बूस्टर देना चाहिए कि जिसकी वजह से रिवाइवल इकोनॉमी हो जाए और अपना जीडीपी। इनको तो उम्मीद है कि डिमांड बढ़ेगी तब इकोनॉमी रिवाइव होगी। अब डिमांड बढ़ाने के कुछ बूस्टर तो दिए गए थे लेकिन उससे उतनी डिमांड नहीं बढ़ी जैसे देवेंद्र शर्मा जी ने कहा। सवाल यह है कि अब ये जो खर्चे करने हैं बजट के लिए, इतनी सारी उम्मीदें हैं, इतने सारे काम है सरकार को जो करने हैं, वो खर्चे करने के लिए पैसा कहीं से तो जुटाना पड़ेगा। क्या ये लोग कोई कोरोना टैक्स देने को तैयार हैं? जो आपके साथ लोग खड़े हैं, पूछिए इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछ रहे हैं, किशोर हैं हमारे यहाँ डायरेक्टर, वो कह रहे हैं कि क्या अब लोग तैयार हैं कोरोना टैक्स या उस तरीके, क्योंकि पैसे तो निकालने होंगे लोगों को। नहीं, कोविड टैक्स आएगा तो और दिक्कत आ जाएगी क्योंकि अभी क्या है कि किसी के पास पैसा नहीं है और इसलिए बाजार बिल्कुल मंदा पड़ा हुआ है। जब तक बाजार रिवाइवल नहीं होगा तब तक कोई इकोनॉमिक रिवाइवल होने का कोई चांसेस नहीं है। इसके हिसाब से मतलब मेरे मन से जो छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे मिडिल क्लास अपर लेवल क्लास को 5,000 रुपीज़ का कैश वाउचर देना चाहिए और इसमें 50% आरोग्य में। किशोर मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक मैम, उनसे पूछते हैं। मैम, पैसे तो सरकार को कहीं से लेने होंगे तो क्या लोगों के ऊपर टैक्स ये हो सकता है, लोग देने के लिए तैयार होंगे? लोग आगे से पैसा निकालने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन एक सरकार ऐसे ला सकता है कि पीपीएफ अकाउंट है उसकी लिमिट बढ़ा दे। पिछले 6-7 साल से लिमिट नहीं बढ़ी है तो वो लिमिट बढ़ा दे। लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ सरकार के पास रेडीली कैश होगा, या कुछ ऐसे बॉन्ड्स लेकर आए, कोविड बॉन्ड्स या कुछ, जिससे व्यक्ति अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, टैक्स में छूट मिले। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, वित्त मंत्री निकल पड़ी हैं राष्ट्रपति भवन से अब संसद की तरफ। जी जनक, तो कोविड टैक्स देने को तो कोई तैयार नहीं। खैर, ये तो किसी से भी पूछेंगे कि टैक्स देना है नहीं देना तो सब बोलेंगे नहीं साहब नहीं देना है। अश्विनी जी, लेकिन कुछ न कहीं देखो एक लॉजिक हमें समझना पड़ेगा। जैसे सरकार के सामने चैलेंज है तो पब्लिक के सामने भी तो चैलेंज है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रही है, बिजनेस कम हुआ है, इनकम के साधन कम हुए हैं। तो या तो ऐसा होता कि सिर्फ सरकार के सामने चैलेंज है, पब्लिक के सामने नहीं है चैलेंज, तो आप कहते हैं भाई आप टैक्स दे दीजिए, हमारे सामने चैलेंज। पब्लिक के सामने चैलेंज इसीलिए तो है क्योंकि सरकार के सामने चैलेंज। तो तब जब दोनों के सामने चैलेंज है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक सफर करे। तो यही सरकार की एफिशिएंसी यही टेस्ट होती है कि जो ऑलरेडी अफेक्टेड लोग हैं उनको और अफेक्ट ना किया जाए, अल्टरनेटिव सोर्सेज क्रिएट किए जाएं। यही टेस्टिंग टाइम है सरकार के लिए। ऑफ कोर्स बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन टेस्टिंग टाइम तो सरकार की एफिशिएंसी का यही है ना कि किस तरह से आप अल्टरनेटिव सोर्सेज क्रिएट करते हो, क्या मैजिक करते हो। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि हम अब तक की बेस्ट सरकार है तो बेस्ट प्रूव करने का तो यही टाइम है, वरना तो कन्वेंशनल तरीका तो है ही है कि और टैक्स लगा दिया जाए। पर क्या गुंजाइश है टैक्स लगाने की? मुझे तो नहीं नजर आता कि टैक्स लगाने की कोई गुंजाइश है। इसका तो रिग्रेसिव असर पड़ेगा अगर टैक्स और लगाया जाएगा तो। जी, शाहनवाज जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी से। शाहनवाज जी, स्वागत है आपका। आवाज आ रही मेरी? जी शुक्रिया जी, आ रही। जी शाहनवाज जी, तो हम लोग जिन भी लोगों से बात कर रहे हैं वो कोरोना के नाम पे कोई